हेलो दोस्तों, आज हम एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का जो कंपलसरी पेपर है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। कंपलसरी पेपर के अंदर दो पेपर है, एक तो एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, दूसरा है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, इस विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स की। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना ये पढ़ने जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2008 फिर 10 12 ऐसे लगातार आ रही है, और सेकावाट यूनिवर्सिटी में 2018 में ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो आई हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो होता है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर इक्वेशन है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। तो इसमें इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड के लिए पूछा गया है, और यह है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, काफ़ी बार मतलब बहुत बार, कम से कम 15 से 20 बार लास्ट 10-12 ईयर में, मतलब कि लगभग हर बार ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तो पक्का ही अच्छे से समझ कर रट कर जैसा भी आप कर सको वैसे करके जाना है। ठीक है, तो आइए हम आप इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का दूसरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी मास का कंजर्वेशन। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रहना चाहिए। स्टेटमेंट वैसे कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो इसकी जो दो लाइनें हैं आपकी स्टेटमेंट के रूप में, आपको वो याद रहनी चाहिए। ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी says that, ठीक है, mass of fluid entering through the surface per unit time is equal to mass of fluid getting for the surface per unit time remains। अब इसका मतलब क्या हुआ ये आपको समझना जरूरी है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी, जैसे पाइप मान लो आप, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई पाइप मान लो, या फिर और कुछ भी आप मान सकती हो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू द सरफेस, यानी कि जो सरफेस के सरफेस से जो मतलब कि मास है, वो फ्लूइड जो है आपके पास वो इंटर करता है, वो किसके इक्वल होगा, उसका जो मास होगा, जो इंटरिंग मास होगा ना, इंटरिंग जो फ्लूइड होगा उसका मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो गेटिंग होगा। गेटिंग मतलब, जैसे मान लो आप सिंपल सी एक चीज़ समझ के देखो, जैसे आपके पास में एक पाइप है, तो उस पाइप से एक तरफ से हम मास इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो जो मास हम इंटर करवाएंगे, जो फ्लूइड हम इंटर करवाएंगे उसके अंदर, वही तो बाहर आएगा ना। इसका मतलब जो एंटरिंग मास होगा, एंटरिंग फ्लूइड होगा, वो इक्वल होगा आपके पास में गेटिंग फ्लूइड के। किसके? गेटिंग फ्लूइड के। जो आपके पास में गेटिंग फ्लूइड है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जैसे इधर से जितना फ्लूइड जाएगा उधर जाकर उतना फ्लूइड तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। इधर जितना फ्लूइड जाएगा उतना फ्लूइड तो उधर इंक्रीज होगा। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितना फ्लूइड हम इंटर करवाएंगे उतना ही फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो एंटरिंग फ्लूइड आएगा और जो इंक्रीज जो फ्लूइड आएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। अभी आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से एक बार इसको समझना। ठीक है, फिर से पढ़ना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखना। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखो जो कंटिन्यूटी ऑफ जो है आपके पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, उसके अंदर हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो आपके पास में ये मैंने कोई एक एरिया लिया, एक सरफेस लिए एस। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास में मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है इसका एरिया का, जिसे बोलता हूँ मैं ds। ठीक है, ds पर n कैप है, वो अभिलंब है आपके पास में, नॉर्मल जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि क्या है, इस एरिया के आउटवर्ड डायरेक्शन में है। किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इधर आपके पास में क्या लग रहा है, vj, यानी एक वेलोसिटी है, जो कि किसकी वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि लेट v बी द वॉल्यूम। यहाँ पर देखो ये v जो ना, मैंने मान लिया कि इस पूरे एरिया का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V आ रहा है, और डेंसिटी क्या आ रही है, रो आ रही है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट v बी द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फिर आगे लेट n कैप बी द आउटवर्ड डायरेक्शन टू बी
टू द सरफेस एंड रो बी द डेंसिटी, और रो क्या आपके पास में डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास में हमने ये सब चीज़ें मान ली है तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो एंट्रिंग मास होगा ना उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखो मास ऑफ फ्लूइड एंट्रिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट टाइम, है ना, टाइम इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा ये, ठीक है, ये इक्वल होगा रो वीजे एन जे डी एस, क्योंकि आपको पता है कि जो मास होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो होता है, देखो अगर आप अपने भाषा में देखते हैं तो द्रव्यमान किसके बराबर होता है, घनत्व इनटू आयतन के। तो यहाँ पे घनत्व तो रो हो गया आपके पास में, डेंसिटी तो रो हो गई, और यहाँ पर ये क्या होगा, वॉल्यूम हो गया इतना इतना वीजे एन जे डी एस। इसको अगर आप रट सकते हो तो रट लो, समझ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आपने जो निकाला है ये पर यूनिट टाइम में क्या है, मास है, जो फ्लूइड का एंट्रिंग मास है वो है, लेकिन अब हम पर यूनिट टाइम में चाहिए, हमें टोटल मास चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ से मैंने टोटल मास निकाला, तो टोटल मास ऑफ फ्लूइड एंट्रिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट टाइम, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो ऊपर आपके पास में मास आया था एंट्रिंग मास, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर किसी भी चीज़ का यदि आपको टोटल निकालना हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि किसी भी चीज़ का आप योग निकालना चाहते हो तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आपको ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि गॉस का जो नियम होता है वो क्या बोलता है, गॉस की जो थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, गॉस की थ्योरम होती है कि इंटीग्रेशन एफ एन कैप डी एस। इसका मतलब यहाँ पर कोई एफ कुछ भी हो सकता है, एफ कोई भी फंक्शन या फिर अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एन कैप डी एस जो होता है ना, इसका ये देखो, ये गॉस जो थ्योरम होती है वो किसके लिए जानी जाती है, वो जानी जाती है क्षेत्रफल को किसमें, आयतन में कन्वर्ट करने के लिए, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ से देखो एफ एन कैप डी एस जब भी होगा तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, है ना, जो एफ जो आएगा आपके पास में उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंस एफ, और जो एन कैप डी एस जो होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो आपके पास में क्या आया था, आपके पास में ये आया था ना, ठीक है, ये आया था आपके पास में एंट्रिंग मास आया था टोटल। तो इसमें भी हम देखो, इसमें गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ये जो आएगा ना इसको तो मान लो एफ आप, और एन कैप डी एच जो आएगा इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। तो ये इसकी जगह पर तो आ जाएगा डाइवर्जेंस यानी डेल रो वी आ जाएगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा आपके पास में डीवी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने इसको आगे क्या किया है, सोल्व किया। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस, है ना, इंटीग्रेशन डेल रो वी डीवी आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये तो आपके पास में एंट्रिंग मास है। लेकिन आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी या फिर आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसके अंदर क्या था, जो एंट्रिंग मास होगा वो इंक्रीज मास के इक्वल होगा या फिर जो गेटिंग मास होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो, नाउ इंक्रीज ऑफ मास इन पर यूनिट टाइम जो आएगा ना वो इज क्या हो जाएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो आप उसको स्टार्टिंग में देख लेना। जो इंक्रीज मास होगा ना उसके इक्वल होगा क्या, एंट्रिंग मास। तो यहाँ से देखो इंक्रीज मास जो वो कितना आएगा, वो आएगा डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन रो डीवी आएगा। ठीक है, इसका यदि आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो रो का तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी और डीवी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन, हम इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आएगा आपके पास में इंक्रीज मास वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। टोटल मास जो है आपके पास में एंट्रिंग मास है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसके इक्वल कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वल कर दिया। यहाँ से देखो डेल रो अपॉन डेल टी डीवी आ गया आपके पास में बराबर माइनस इंटीग्रेशन ये आ गया आपके पास में। इसको आप जब लेफ्ट साइड में लेकर जाओगे, है ना, इसका पक्षांतरण करोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी डीवी आएगा प्लस, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा इधर आके, और ये ऐसा कैसा मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो यहाँ से देखो, आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर एक मतलब कि किसी समान वेरिएबल के सापेक्ष यदि आप इंटीग्रेशन करती हो, जैसे यहाँ पे v यानी आयतन के सापेक्ष, वॉल्यूम के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इसको सम्मिलित रूप में हम कंपोजिट रूप में हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डाइवर्जेंस या फिर डेल ये आएगा रो वी और ये डी वी बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो किसी भी संख्या का आपने देखा होगा कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, जो इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 कब आता है, जब ये फंक्शन खुद 0 हो तभी हो सकता है ये तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या आएगा आपके पास में 0 आएगा। ठीक है, आ गया 0। अब देखो 0 तो आ गया है, अब हमेशा आगे सोल्व करना पड़ेगा। ये आपके पास में इक्वेशन आ चुकी है कंटिन्यूटी की,
फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है डेल का वैल्यू और यहाँ पर वी की जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने सभी सिंपल के 1 के लिए निकाला है, हमने वी जे लेकर निकाला था, आपको याद हो तो स्टार्टिंग में वी जे माना था, लेकिन हमें क्या करना है तीनों डायरेक्शन के लिए इसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि जो डेल जो होता है उसका वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है। और जो वी होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप रख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे इसको। तो यहाँ से डेल और वी की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा डेल रो अपॉन डेल टी है, तो ऐसा कैसा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया और वी की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है आई कैप से मल्टीप्लाई होकर एक हो जाएगा, जे कैप से मल्टीप्लाई होकर एक हो जाएगा, के कैप से मल्टीप्लाई होकर एक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यहाँ से देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू आएगा। ठीक है, आएगा रो यूं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई रो वी। इसी प्रकार जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड और रो डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आ गया और ये बराबर क्या आएगा आपके पास में 0, ये बराबर 0 आपके पास में दिया हुआ है, इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर क्या आएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे सोल्व कर लो अभी इसको। अब यहाँ से देखो, इसका आपको u इंटू वी से क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो u इंटू वी से इस तीनों का क्या करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आपके पास में देखो ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा आता है, सेकंड फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा आता है, तो मैंने इसको आगे लिख दिया, सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार सबसे पहले जो रो जिसमें पहले आता है ना उन तीनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया और बाकी तीनों को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से डेल, ये देखो यहाँ पर ये रो है, ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या है, रो है। ठीक है, रो है, तो यहाँ से क्या आएगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस रो डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड प्लस यू डेल रो अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वी डेल रो अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो अपॉन डेल जेड बराबर 0। और आपके पास में जो ये इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड आपको मिली है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम बोलेंगे इसको, किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा मतलब कि और आसान शब्दों में हम इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, वो देखो कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखो d अपॉन डी टी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो d अपॉन डी टी बीएससी में पढ़ा होगा आपने कि d अपॉन डी टी जो होता है इसे क्या बोलते हैं, मेटरनल डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटरनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो मेटरनल डेरिवेटिव होता है इसकी वैल्यूज जो होती है वो होती है डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड, ये होती है। ठीक है, तो यूजिंग मेटरनल डेरिवेटिव इन इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ जो मेटरनल डेरिवेटिव जो है ना वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर इसमें देखो यू डेल, यहाँ पर भी रो है, यहाँ पर भी रो है और यहाँ पर भी रो है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी रो आ रहे, तो इसको डेल अपॉन डेल टी तो ये हो गया, प्लस फिर आएगा यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड आ गया। तो इसमें हम लगा देंगे, तो इसको टोटल मिला के एक तो ये पद, ठीक है, एक तो ये टर्म और एक ये आगे वाली तीनों टर्म, इन चारों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, डेल रो अपॉन डेल टी, सॉरी डेल नहीं डी। ठीक है, डी रो अपॉन डी टी प्लस इसी प्रकार से फिर आगे रो आएगा। ठीक है, इन तीनों में मैंने रो कॉमन ले लिया, इन तीनों में मैंने क्या ले लिया, रो कॉमन ले लिया। तो जब इन तीनों में रो कॉमन लेंगे ना तो आपके पास में आएगा रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। तो ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, लेकिन हमें निकालना था इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो देखिए इसमें जो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए था, लेकिन अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना होगा कि इफ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, यदि फ्लूइड जो आपके पास में इनकंप्रेसिबल है तो हम बोलेंगे देन रो क्या आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। रो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पर इस रो को कांस्टेंट लेते हो तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जो होता है
ठीक है, वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से इसके वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो आपके पास में ये बराबर किसके आएगा, जीरो के। रो को हम जीरो की तरफ लेके जाते हैं तो आपके पास में बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर जीरो। और ये आपके पास में जो इक्वेशन आपको मिली है इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसलिए मैंने लिखा है इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और आपको यही आपको फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपको फाइंड करनी थी। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे की सारे यूनिट आपको अच्छे से इसी प्रकार से समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप वीडियोज़ को उन स्टूडेंट तक शेयर भी करें जो एमएससी फाइनल में है। तो दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसी यूनिट की दो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो एक होती है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ये दोनों की दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में एक के बाद एक आती है। अगर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आ गई तो ये नहीं आएगी, और अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई तो नेवियर स्टोक्स नहीं आएगी। तो इन दोनों का तालमेल है हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो का वेट करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।